आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, उसका यूनिट फर्स्ट से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस जो आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये केवल एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि मिड टर्म के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। इससे पहले यूनिट फर्स्ट का मैं एक और वीडियो बना चुका हूं, उसको आप वहां से जाके देख सकते हैं। यहां पे हम लोग यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका मैं सेकंड पार्ट ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को और बारी बारी क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, यानी किसी गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो किस पे निर्भर करती है। तो याद रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे निर्भर करती है। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे निर्भर करती है आइडियल गैस का। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में भी था, मैंने आपको बताया था कि जीरोथ लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है वो सीधे सीधे टेम्परेचर पे निर्भर करता है। एक्चुअल में जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो टेम्परेचर के मेजरमेंट का आधार बेस तैयार करता है। ठीक है, तो सीधे तौर पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ए पाथ इंडिपेंडेंट, यानी इसमें कौन सा फंक्शन है जो पाथ पे निर्भर नहीं करता है। तो देखिए हीट जो है थर्मल एनर्जी वो पाथ फंक्शन होता है, वो पाथ पे निर्भर करता है, और उसके बाद जो वर्क होता है वो भी पाथ पे निर्भर करता है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन न होके वो जो है वो स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर में भी कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, बट यहाँ पे आप लोग आंसर लगाएंगे इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन न होके पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, स्टेट फंक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोल रहा है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द कंजर्वेशन ऑफ, यानी उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। तो वो है एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित होता है उष्मागतिकी का प्रथम नियम। टेम्परेचर नहीं होगा, टेम्परेचर का संबंध है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द वर्क डन when a gram molecule यानी 1 mole molecule of gas expands isothermally at 26 डिग्री सेंटीग्रेड टू डबल इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओके, तो इसमें आपको वर्क डन निकालना है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और क्या क्या दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, 2.303 RT log बेस 10 V2 बाई V1। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया है कि टेम्परेचर क्या है वो पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कांस्टेंट है, आप इसको केल्विन में बदल लीजिए वो हो जाएगा 300 केल्विन। इसके बाद बोला है कि जो गैस एक्सपेंड आइसोथर्मल डबल इट्स ओरिजिनल, मतलब वॉल्यूम जो है वो उसके प्रारंभिक वॉल्यूम का दुगना हो जा रहा है। तो अगर V1 आप V मान ले रहे हैं तो V2 कितना हो जा रहा है, ट्वाइस V। बस आप कार्य देखिए, क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गैस है वो आइसोथर्मली 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेंड करता है, और इस तरह एक्सपेंड करता है कि उसका आयतन जो है अपने प्रारंभिक आयतन का दुगना हो जाता है। तो आपको किया गया कार्य इस प्रोसेस में निकालना है, तो यहाँ पे आप सीधे फॉर्मूले पे रख दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द इफिशियंसी ऑफ द इंजन इज गिवन बाई। तो यहाँ पे मेनली, हालांकि ये कार्नोट इंजन से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आप लोग जानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है, 1 माइनस Q2 बाई Q1। यहाँ पे क्या होता है, Q1 क्या होता है, इंजन को सोर्स द्वारा दिया गया हीट। समझ में आया ना, जो Q1 होता है कि इंजन कितना हीट सोर्स से ले रहा है वो होता है Q1। Q2 का क्या होता है, इंजन कितना हीट सिंक को रिजेक्ट कर रहा है, वापस कर रहा है, वो होता है Q2। और इंजन कार्य कितना करता है, वो करता है Q1 माइनस Q2। देखिए यहाँ पे एक मिनट जरा रुक जाइएगा। देखिए मैं जो है जल्दबाजी में नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हैं ताकि आपका कभी भी कोई भी प्रॉब्लम गलत ना हो। मेरे ख्याल से वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको उसमें कुछ सुधार चाहिए कि नहीं वीडियो में इस प्रकार का सुधार होना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें सजेस्ट करिए, हम सुधार करेंगे।
और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप उसको बिल्कुल अनलाइक कर दीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अनलाइक करने के बाद उसका रीजन भी बताइए कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स अभी मैं थ्योरी में पूरा आपको नहीं पढ़ाया हूँ, कॉलेज में जरूर पढ़ाया हूं लेकिन अपने चैनल पे अभी नहीं पढ़ाया हूं। बच्चों के डिमांड के ध्यान में रखते हुए मैं ये क्वेश्चंस का सीरीज लाया हूं। बाद में जाके पूरा थ्योरी में भी मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी क्या है कि मैं क्वेश्चन में ही थोड़ा थोड़ा थ्योरी हिंट देके आपको बता देता हूं। आप थोड़ा सा नोट्स रिवाइज करके आएंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर मैं स्पीड और स्लो करूं या और बढ़ाऊं। जो भी आपको सुधार चाहिएगा प्लीज कमेंट करिएगा, ताकि अगर मैं ये पूरा टॉपिक्स चैनल पे पहले पढ़ा दिया होता तब मैं आपको क्वेश्चन कराता तो मैं इस बात की गारंटी लेता कि चूंकि मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो आप देखें तो आपको 100% समझ में आएगा। पर अभी मैं थ्योरी नहीं पढ़ाया हूं, इसलिए केवल क्वेश्चन करा रहा हूं। तो मुझे आप थोड़ा बताइए कि जो इस तरह से चल रहा है हम लोगों का डिस्कशन, ये सही है, इसको मैं कंटिन्यू करूं और वीडियो आगे लाऊं या फिर नहीं। आप जो भी है आप प्लीज कमेंट करके बताइए। अब आपको वीडियोस रेगुलर मिलेंगे ये क्वेश्चंस के, और थ्योरी के भी जो है धीरे धीरे हम लोग पूरा बीएससी का सिलेबस कवर करेंगे, वो आपको वीडियो अब यहाँ से रेगुलर मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ये हीट इंजन है। ठीक है, ये हीट इंजन क्या करता है, सोर्स से मान लीजिए Q1 हीट लिया और उसने सिंक को कितना हीट वापस कर दिया, Q2। तो Q1 माइनस Q2 जो हीट है, Q1 माइनस Q2 जो हीट है, इतने का वो क्या करेगा, कार्य करेगा। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा कि कितना हीट कार्य में कन्वर्ट हुआ। तो कितना हीट कार्य में कन्वर्ट हुआ, W। Q1 माइनस Q2 ही कन्वर्ट हुआ ना, तो इफिशियंसी क्या होता है, W बाई Q1। यानी आपने कितना कार्य किया, इंजन ने कितना कार्य किया बटे मैंने उसको कितना हीट दिया था, Q1। समझ में आया, कार्य कितना किया, Q1 माइनस Q2। देखिए ये इंजन जो है वो सोर्स से Q1 हीट ले रहा है। मान लीजिए 100 अमाउंट हीट लिया और इसने सिंक को 30 अमाउंट का हीट रिजेक्ट कर दिया। तो कितने हीट का वो कार्य किया, 100 माइनस 30, यानी 70 जो अमाउंट है हीट का उसने कार्य किया। तो दक्षता कितना हो गया, 70/100, क्योंकि 70 का उसने कार्य किया और मैंने उसको कितना हीट दिया था, 100। तो इसकी आप दक्षता निकालेंगे तो 0.7 आएगा। समझ में आएगा, 0.7 इसका दक्षता आएगा। मैंने इसी तरह एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल से समझाया है। तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे होंगे। पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, W का मान अगर आप Q1 माइनस Q2 रख दे तो देखिए एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा। यहाँ पे W का मान रखिए, Q1 माइनस Q2 बटे क्या हो जाएगा, Q1। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो ये तो फॉर्मूला सही बता रहा है, यानी पहला जो है वो क्या है, सही है। दूसरा, कार्नोट साइकिल में आप लोग जानते हैं, कार्नोट साइकिल के एक स्पेशल केस में Q2 बाई Q1 का मान कितना आता है, T2 बाई T1। ये T2 क्या है, ये T2 सिंक का टेम्परेचर है और T1 कितना है, सोर्स का टेम्परेचर, जिससे हीट लिया जा रहा है। और सिंक यानी जिसको हीट दिया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है इंजन के द्वारा, उसका टेम्परेचर है T2। तो ये आता है। तो अगर आप Q2 बाई Q1 की जगह अगर T2 बाई T1 रख देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। और अभी अभी मैंने बताया इफिशियंसी का मेन जो मौलिक फॉर्मूला होता है ये तो वही होता है, हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क बटे हीट टेकन फ्रॉम सोर्स। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका जो छठे का आंसर होगा ये लास्ट पार्ट होगा, इसका जो है पूरा आंसर, तीनों पार्ट जो है वो इफिशियंसी का होता है। हालांकि इसमें इसको लिख देना चाहिए था कि ये स्पेशल जो है कार्नोट साइकिल के लिए ये है, क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये जो Q2 बाई Q1 बराबर, ये जो Q2 बाई Q1 बराबर जो T2 बाई T1 आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कार्नोट साइकिल के लिए आता है, सभी इंजन के लिए ये नहीं आता है। तो कार्नोट साइकिल के केस में ये फॉर्मूला जो है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो इसमें चेंज हो जाता है, सभी इंजन के केस में नहीं चेंज होता है। ये ध्यान दीजिएगा, कार्नोट इंजन में ही चेंज होता है। और ये सभी इंजन के लिए ये लगता है, ये वाला फॉर्मूला, ये ए और सी वाला पार्ट सभी इंजन के लिए ट्रू है, लेकिन बी वाला जो है वो स्पेशली केवल और केवल कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल के लिए ही ट्रू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि ए डेफिनेट मास ऑफ परफेक्ट गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब एक गैस को एडियाबेटिकली कंप्रेस किया गया और कंप्रेस करके उसका आयतन उसके प्रारंभिक आयतन का आधा कर दिया गया। मतलब समझ रहे हैं, अगर आप V1 बराबर प्रारंभिक आयतन V मान लीजिए तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा V2 इज इक्वल टू ट्वाइस V। एक मिनट, ए डेफिनेट मास ऑफ परफेक्ट गैस कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल वॉल्यूम V1 V था, नहीं V/2 हो जाएगा। ठीक है,
हाँ, अगर वो इनिशियल वॉल्यूम V था तो उसको कंप्रेस करके अब उसका जो फाइनल जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो V/2 कर दिया गया, आधा कर दिया गया, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिजल्टेंट इफ इनिशियल प्रेशर वाज, मतलब इनिशियल प्रेशर इसका P1 इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, तो P2 का मान पूछ रहा है, ठीक है। एडियाबेटिकली एक गैस को P1 से P2 दाब पे कंप्रेस किया गया। P1 यानी पहले दाब कितना था, सुनिए, मान लीजिए ये गैस है, इस गैस का प्रारंभिक प्रेशर P1 बराबर कितना था, 1 atm, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद बोला गया है कि इसको एडियाबेटिकली कंप्रेस किया गया, तो कंप्रेस इस प्रकार किया गया कि उसका आयतन, प्रारंभिक आयतन अगर V था तो फाइनल आयतन V/2 हो गया। तो इस केस में बोला है कि अंतिम प्रेशर बताइए, कितने प्रेशर पे उसको कंप्रेस किया गया। एक चीज और दिया हुआ है यहाँ पे जो है वो गामा, गामा क्या होता है, CP/CV का रेशियो होता है, ठीक है। गामा होता है CP/CV, वो जो है कंप्रेशन रेशियो, गामा इक्वल टू CP/CV, हाँ ठीक है। स्पेसिफिक हीट का जो है वो रेशियो होता है, इसको ना एटॉमिसिटी भी बोला जाता है, परमाणुकता। तो गामा का मान यहाँ पे दिया है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पॉइजन इक्वेशन लगता है। तो पॉइजन इक्वेशन क्या होता है, पॉइजन इक्वेशन होता है PV के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो दो स्टेट है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, दोनों के लिए हम लोग लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा, P1 V1 के पावर गामा इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा। तो आप सभी लोग जान रहे हैं P1 का मान 1 atm दिया हुआ है, V1 का मान V मान लीजिए, V2 का मान V/2 है, गामा का मान दिया ही है, और आपको P2 का मान निकालना है, ठीक है। तो यहां से आप लोग ये देख लीजिएगा, ये P2 का मान इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, इन विच प्रोसेस नेट वर्क डन इज 0। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेटवर्क डन 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे साइक्लिक दे रहा है। अब देखिए ये मान लीजिए ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये कहाँ, यहाँ ये इनिशियल स्टेट मान लीजिए यहाँ A है, A से मैं चला यहाँ पे घूमते घूमते ये पूरा साइकिल पूरा करके वापस मैं A पे ही आ गया। तो भाई साइक्लिक प्रोसेस है, तो जो कार्य होता है वो पथ पे निर्भर करता है। तो आप ये पूरा साइकिल भले ही पूरा कर ले, लेकिन कार्य थोड़ी 0 होगा। कार्य इस केस में क्या होता है, जितना इस कर्व के द्वारा एरिया कवर किया गया वही जो है वर्क डन होता है। जैसा कि आप लोग कार्नोट साइकिल में भी देखते हैं, कार्नोट साइकिल में ये 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, और ये साइक्लिक लिया जाता है। यानी ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस होता है। यहाँ A से शुरू हुआ, B पे गया, B से C, C से D, D से वापस A। तो इस पूरे प्रक्रम में, ये साइक्लिक प्रक्रम में, फिर भी आप लोग जानते हैं वर्क डन क्या होता है, इस पूरे साइकिल का जो एरिया होता है वही वर्क डन होता है। यानी साइक्लिक प्रक्रम जो होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है, उसमें भी वर्क डन शून्य नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है फ्री एक्सपेंशन। देखिए ऑप्शन यही होगा। फ्री एक्सपेंशन क्या है, कोई गैस फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है, तो फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है तो इस केस में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। आप न तो सिस्टम पे कार्य कर रहे हैं, ना सिस्टम कार्य कर रहा है, वो फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है, तो ऐसे में वर्क डन 0 होता है। आइसोथर्मल आप लोग इसमें भी जानते हैं, इसमें भी वर्क डन 0 नहीं होता है। और इंटरनल, इस लास्ट ऑप्शन का कोई तुक ही नहीं बैठेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे आइसोथर्मल में अगर आप पूछेंगे वर्क डन क्यों नहीं 0 होगा, देखिए आप लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर, यानी जो हीट देंगे उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा प्लस कुछ कार्य होगा, तो कार्य को हम लोग PdV भी लिखते हैं। तो देखिए अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा U 0 हो जाएगा, यानी PdV, इसी को हम लोग वर्क डन डेल्टा W भी लिखते हैं। तो डेल्टा W बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा Q, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी आप हीट देंगे वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसमें भी जो है वर्क डन 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, इफ ए सिस्टम अंडरगोस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम देन वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब किसी सिस्टम में आयतन में संकुचन हो रहा है, ओके, तो सिस्टम द्वारा किया गया कार्य होगा। देखिए सिंपल सी बात, अगर सिस्टम कार्य करता है तो कार्य क्या होता है, पॉजिटिव। अगर सिस्टम पर कार्य होता है तो कार्य क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर वो सिस्टम जो है वो कंप्रेस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, संकुचित हो रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, और सिस्टम के ऊपर कार्य किया जा रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। अगर यही एक्सपेंड होता है तो इसका मतलब सिस्टम स्वयं कार्य कर रहा है, ठीक है, सिस्टम खुद वर्क डन कर रहा है, तो ऐसे में वर्क डन हो जाता पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर P, इंटरनल एनर्जी du, चेंज इन वॉल्यूम एंड हीट। ये देखिए सिंपल सा, ये सबसे
इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू का भी आप फॉर्मूला लिख दीजिए। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस ये हो जाएगा पी इंटू डेल्टा वी। देखिए इसी को डिफरेंशियल ऑपरेटर में भी लिखा जाता है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी इंटू डी वी। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर में भी इसी को इसको मैं इस प्रकार से याद करवाता हूं कि देखिए मान लीजिए आपने किसी सिस्टम को हीट दिया, तो उस हीट का, उस उष्मा का कुछ पार्ट वो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च करेगा और कुछ पार्ट वो कार्य करने में खर्च करेगा। ठीक है, जैसे आप किसी इंजन को उष्मा देंगे तो इस इंजन का वो कुछ पार्ट कार्य करेगा, बचा हुआ पार्ट अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है। ठीक है, तो इससे आप लोग देख पा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with a third system C, then A and will be in thermal equilibrium with each other। A एंड B जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम, देखिए ये तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये मैंने आपको थ्योरी कराया भी है, आप लोग जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं, इसका वीडियो है। इसमें बोला है कि ये देखिए एक कोई सिस्टम है A और ये सिस्टम है B और यहाँ पे C, तो बोल रहा है A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी इनके बीच में कौन सा वॉल है, इनके, एक मिनट, A एंड B आर इन थर्मल विथ थर्ड सिस्टम, सॉरी, ए जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी एक ए और सी के बीच में जो है वो डायाथर्मिक वॉल है, यानी कंडक्टिंग वॉल है, और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, जबकि ए और बी के बीच में एडियाबैटिक वॉल है, यानी सीधी सी मैं बात बता रहा हूं, ए और बी आपस में आइसोलेटेड सिस्टम है, ए और सी आपस में क्लोज्ड सिस्टम है, और बी और सी भी आपस में क्लोज्ड सिस्टम है। तो ऐसे में ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ है, तो ऑटोमेटिक ए और बी भी किसमें होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इन विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये किस प्रोसेस में होता है, आइसोकोरिक यानी सम आयतनिक प्रोसेस में। ठीक है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि इन ए आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापीय प्रक्रिया में आयतन निश्चित होता है, गलत। तापमान निश्चित होता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, ये भी गलत है, प्रेशर आइसोबारिक में कांस्टेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द प्रोसेस इन विच टोटल हीट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अभी अभी मैंने बताया कि वह प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टोटल हीट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। और ऐसे प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होता है और चेंज इन हीट डेल्टा क्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, ये होगा एडियाबैटिक प्रोसेस, पार्ट ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोल रहा है एट एनी टेम्परेचर द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज। ओके, तो यहाँ पे ये तो यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ठीक है, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बोल रहा है एट एनी टेम्परेचर द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज ओनली पोटेंशियल, ओनली काइनेटिक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे कोई भी आइडियल गैस होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 होती है। कुछ सोचना ही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। कोई भी आइडियल गैस होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, माना जाता है, चाहे जो भी कह लीजिए वो 0 होता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 ना हो तो आइडियल गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण लगने लगेगा। देखिए आइडियल गैस का एक जो कॉन्सेप्ट माना जाता है, जो इसके पीछे संकल्पना जो मानी जाती है कि आइडियल गैस के अणुओं के बीच में न तो आकर्षण लगता है न तो प्रतिकर्षण। ठीक है, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में न अट्रैक्शन रखता है न रिपल्सन। ये तभी पॉसिबल है जब पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि उनके बीच में अगर इंटरेक्शन होने लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा, तो इसका मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यानी पोटेंशियल आ गया, विभव आ गया, तो वहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा।
लेकिन आइडियल गैस का इंटरेक्शन शून्य माना जाता है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता। इसका टेक्निकल मतलब हुआ कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका मतलब जो कुल जो एनर्जी होता है वो केवल और केवल क्या होता है, काइनेटिक होता है। समझ में आया ना? आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो होती है, तो टोटल एनर्जी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फॉर्म में होगा। ठीक है, काइनेटिक फॉर्म में। तो मुझे लग रहा है ये वीडियो काफी लंबा ना हो जाए, तो इसका अब हम लोग यहाँ से एक और पार्टीशन कर देते हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है ये हमारा यूनिट फर्स्ट, ठीक है, यूनिट फर्स्ट समझ रहे हैं ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये सेकंड पार्ट है। जो हम लोग वीडियो का पार्टीशन कर रहे हैं, जो कोडिंग कर रहे हैं, आप टाइटल में आओ, वहां पे जाके देखेंगे हर यूनिट वाइज में वीडियो रिलीज कर रहा हूं। यानी एक यूनिट का अगर पहला वीडियो तो पार्ट 1, फिर एक यूनिट का और फर्स्ट यूनिट का ही क्वेश्चन तो पार्ट 2, पार्ट 3, इसी प्रकार से ये हमारे वीडियो के क्लासिफिकेशन किए जाएंगे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं वहां पे जो है प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां पे आपको सारे ये एमसीक्यू टाइप के वीडियो मिल जाएंगे। और ध्यान रहे पार्टीशन यूनिट वाइज है, जैसे यूनिट फर्स्ट का ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, जैसे और इससे पहले भी मैं यूनिट 5 के भी कुछ वीडियोस किया हूं, तो वहां पे यूनिट 5 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे इस प्रकार से वीडियो का मैं क्लासिफिकेशन करके अपलोड कर रहा हूं। ठीक है ना? ये आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर कुछ इस वीडियो में आप सुधार चाहते हैं, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या और कम एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, वीडियो का स्पीड और बढ़ाएं, क्या करें, जो भी आप सुधार चाहते हैं आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसको फॉलो करूंगा। ठीक है, तो इस चैनल का जैसा कि एक ही सिद्धांत है कि कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू के बातों में, क्योंकि ना मेरे पास टाइम है फालतू के बातों के लिए, और आई होप ना आपके पास टाइम है। तो ठीक है, केवल क्वालिटी कंटेंट मिलेंगे बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।